आज हमारे अध्ययन का विषय है पामस्टन की विदेश नीति। मैं डॉक्टर एस तिवारी, गवर्नमेंट कॉलेज पिथौरा, छत्तीसगढ़ से आप सभी विद्यार्थियों और श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ब्रिटेन के इतिहास में पामस्टन की विदेश नीति अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। प्रथम भाग में हम विदेश नीति के उसके क्या उद्देश्य थे, उसकी भूमिका और कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आइए देख लेते हैं परिचय। पामस्टन प्रधानमंत्री के स्थान पर विदेश मंत्री के रूप में अधिक प्रसिद्धि रखता है। विचारों से न तो वह विग था न ही टोरी। विक्टोरिया युगीन वैदेशिक नीति को इसने व्यापक रूप में प्रभावित किया। इसके संदर्भ में यह माना जाता है कि पामस्टन ने देश में अपनी अनुदार नीति की पूर्ति विदेश में उदार नीति के द्वारा की थी। रॉबिन्सन ने लिखा है, कैनिंग के बाद पामस्टन 19वीं शताब्दी का इंग्लैंड का सर्व महान विदेश मंत्री था। हेनरी जॉन टेम्पल का जन्म 20 अक्टूबर 1784 को आयरलैंड के ब्रॉडलैंड्स नामक स्थान में हुआ था। वह अपने परिवार का तीसरा विस्काउंट था। उसके द्वारा हैरो, एडिनबरा और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की गई। 1804 में 23 वर्ष की अवस्था में व्हाइट नामक बरो से पामस्टन संसद सदस्य निर्वाचित हुआ था। 1804 से 1865 तक वह सक्रिय राजनीति में रहा। 1809 से 1828 तक वह पर्सिवल, लिवरपूल, कैनिंग और वेलिंगटन के मंत्रिमंडलों में युद्ध मंत्री रहा। 1834-35 को छोड़कर शेष 1830 से 1841 तक लॉर्ड ग्रे और लॉर्ड मेलबर्न के मंत्रिमंडल में उस विदेश मंत्री का कार्य किया। 1846 से 1851 तक लॉर्ड जॉन रसेल के मंत्रिमंडल में वह विदेश मंत्री के रूप में रहा। 1852 में लॉर्ड एवरटन के मंत्रिमंडल में गृह सचिव के पद पर उसने कार्य किया और 1855 से 1858 तक वह प्रथम बार प्रधानमंत्री बना। 1859 से 1865 तक वह दूसरी बार प्रधानमंत्री रहा। 1865 में उसकी मृत्यु हुई थी। हमारे इस काल में मुख्य रूप से उसकी विदेश नीति हम देखेंगे उसके प्रधानमंत्रित्व काल में 2 बार जब वह प्रधानमंत्री रहा, 1855 से 1858 तक और 1859 से 1865 तक। इसके पूर्व विदेश मंत्री के रूप में जो उसने कार्य किए थे जॉन रसेल के, और उसके पहले के अध्यायों में हमने विस्तार पूर्वक इसकी विदेश नीति के बारे में चर्चा की थी। तो प्रधानमंत्री के रूप में जब वह रहा तब उसकी विदेश नीति क्या थी, उस पर इस अध्याय में 2 भागों में हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पामस्टन की विदेश नीति। उसके विदेश नीति के कुछ सिद्धांत उसने निश्चित किए हुए थे जो महत्वपूर्ण थे। पहला सिद्धांत था रूस की साम्राज्यवादी नीति का विरोध। पामस्टन रूस का प्रबल विरोधी था। वह रूस से साम्राज्य विस्तार को प्रत्येक परिस्थिति में रोकना चाहता था। वह रूस से ईर्ष्या की भावना भी रखता था। तुर्की के साम्राज्य में रूस के विस्तार को वह सहन नहीं कर सकता था। इस तरह रूस का वह प्रबल विरोधी था और एशिया में भारतीय साम्राज्य जो अंग्रेज़ों का था उसके लिए तुर्की पर रूस के अधिकार को वह खतरे के रूप में देखता था, क्योंकि उससे वह भारतीय साम्राज्य या एशिया के साम्राज्य पर कदम रख सकता था। तो उसको प्रतिबंधित करने के लिए उसने रूस के विरोध का निश्चय किया। उसकी साम्राज्यवादी नीति को प्रतिबंधित करना उसने लक्ष्य रखा। तुर्की की रक्षा करना, इसका लक्ष्य तुर्की की रक्षा करना था। उसका मानना था कि तुर्की भविष्य में एक सुदृढ़ राष्ट्र अवश्य बनेगा तथा एशिया के क्षेत्र में ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए तुर्की की रक्षा करना वह आवश्यक मानता था। यह ब्रिटेन की विदेश नीति का प्रमुख तत्व रहा था कि तुर्की सुरक्षित रहे और वह एशिया या भारतीय साम्राज्य और यूरोपीय जो राज्य थे उनके बीच बफर स्टेट का काम करता रहे। इसलिए इंग्लैंड की विदेश नीति का इस काल में यह प्रमुख तत्व रहा था, प्रमुख लक्ष्य रहा था, प्रमुख उद्देश्य या सिद्धांत रहा था कि तुर्की की रक्षा हो,
तुर्की शक्तिशाली हो, इस कारण से उसके अनुचित कार्यों का भी अंग्रेजों ने समर्थन किया था। तो तुर्की की रक्षा करना इसका भी लक्ष्य या उद्देश्य था। विश्व में इंग्लैंड का प्रभुत्व स्थापित करना, वह पूरे विश्व में इंग्लैंड का प्रभुत्व देखना चाहता था। उसकी इच्छा थी कि पूरे विश्व में ब्रिटेन को एक शक्तिशाली देश के रूप में मान्यता हो, न केवल मान्यता हो बल्कि वह शक्तिशाली देश हो, पूरे विश्व में उसको स्वीकार किया जाए। तो पूरे विश्व में वह साम्राज्य का विस्तार कर शक्तिशाली देश के रूप में स्थापित होने का लक्ष्य रखता था। इंग्लैंड की प्रभुता द्वारा ही विश्व का कल्याण संभव है, ये उसकी दृढ़ मान्यता थी। वह यह मानता था कि इंग्लैंड के प्रभुत्व से ही विश्व का कल्याण हो सकता है। इंग्लैंड के माध्यम से ही, इंग्लैंड के नेतृत्व में ही विश्व का कल्याण संभव है, क्योंकि इंग्लैंड को वह एक प्रगतिशील देश मानता था, आधुनिक देश स्वीकार करता था और उसकी यह मान्यता थी कि उसके द्वारा ही पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है। प्रगतिवाद का समर्थन एवं निरंकुश शासन का विरोध। विश्व के विभिन्न देशों में, खासकर यूरोप में, उसके द्वारा प्रगतिवादी विचारधारा का समर्थन किया गया। प्रजातंत्र की भावना का उसने समर्थन किया तथा निरंकुश सत्ता का उसके द्वारा विरोध किया गया। जब भी उसे मौका मिला उसने निरंकुश शासन का विरोध कर जनता के अधिकारों का समर्थन किया था। यद्यपि हम देखते हैं कि भारत में उसने उसके ठीक उलट कार्य किया था। जनता की जो मांग हो रही थी, उठ रही थी, यहाँ 1857 की क्रांति का उसने दमन किया था। तो अपने स्वार्थ के हिसाब से वह ढल जाया करता था, किंतु सामान्य तौर पर यूरोप के मामलों में हम देखते हैं कि उसने प्रगतिवाद का समर्थन किया था और निरंकुश शासन का विरोध किया था। शक्ति संतुलन को कायम रखना उसने एक सिद्धांत बनाया, अपना लक्ष्य रखा। पामस्टन का यह दृढ़ विश्वास था कि यूरोप और विश्व में शक्ति संतुलन कायम रखना आवश्यक है। अपनी विदेश नीति में उसने हमेशा शक्ति संतुलन के सिद्धांत का ध्यान रखा। किसी भी यूरोपीय देश को उसने अधिक शक्तिशाली नहीं बनने दिया। फ्रांस पर उसने नियंत्रण रखने का प्रयास किया, रूस को भी नियंत्रित करने का प्रयास किया। प्रसा की शक्ति बढ़ रही थी, उस पर भी उसने ध्यान दिया। तो यूरोप में शक्ति संतुलन को कायम रखने में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यह उसका सिद्धांत था। ब्रिटिश प्रजा का प्रबल समर्थक था ये। ब्रिटेन की प्रजा विश्व में किसी भी देश में हो, उसके सम्मान की रक्षा एवं उसकी सुरक्षा पर उसने ध्यान केंद्रित किया। यूनान में उसने अपने 2 नागरिकों के साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध लेने के लिए और क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने के लिए जहाजी बेड़ा तक यूनान तक भेज दिया। ये बड़ी बात थी, केवल 2 नागरिकों के लिए जब उसने क्षतिपूर्ति की मांग की थी और जब यूनानी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, अस्वीकार कर दिया, तो उसने जहाजी बेड़ा भेज दिया। कुछ व्यापारी जहाज़ों पर उसने आक्रमण किया, उन्हें पकड़ लिया और मजबूर होकर यूनान को, इन दोनों नागरिकों को क्षतिपूर्ति की राशि प्रदान करनी पड़ी। तो यह ब्रिटिश प्रजा का प्रबल समर्थक था। उसका कहना था कि विश्व के किसी भी कोने में अंग्रेज रहते हों, उनके नागरिक रहते हों, उनकी सुरक्षा, उनके सम्मान की रक्षा करना उसका दायित्व है। इस तरह के कुछ सिद्धांतों और लक्ष्यों को लेकर उसने विदेश नीति अपनाई थी। इसके अंतर्गत पहला जो पॉइंट था वो है पूर्वी समस्या, क्रीमिया का युद्ध। यहाँ पर हुआ था पूर्वी समस्या में, आप सभी परिचित होंगे। पूर्वी समस्या से अर्थ है क्योंकि यूरोप के पूर्व की ओर तुर्की का साम्राज्य था और यहीं पर समस्या लगातार उठती थी, इसलिए इसको पूर्वी समस्या कहा जाता है। पूर्वी समस्या से अर्थ था कि तुर्की एक विस्तृत साम्राज्य था। पहले वह शक्तिशाली था, इसलिए उसने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। अब वह बिखर रहा था, शक्तिशाली नहीं रहा था। इस्लामिक कट्टरता की नीति का अनुसरण तुर्की के सुल्तानों के द्वारा किया जा रहा था। अधिकांश जो प्रजा थी वो ईसाई प्रजा थी जो उसके खिलाफ विद्रोह कर रही थी और शक्तिशाली न होने के कारण टूटने का खतरा तुर्की के साम्राज्य के ऊपर था। यूरोप के बहुत सारे देश उस पर अधिकार करना चाहते थे, जिसमें रूस प्रमुख था और इस कारण से बंदरबांट की स्थिति वहाँ पर थी। ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा यूरोपीय राज्य चाहते थे, जिनमें रूस सबसे आगे था। ऑस्ट्रिया, प्रसा, इंग्लैंड, फ्रांस सभी उसमें हिस्सेदारी चाहते थे और तुर्की की रक्षा करना इंग्लैंड चाहता था, जैसे कि हमने चर्चा की। इस कारण से यहाँ पर एक विकट समस्या उत्पन्न हो गई थी कि टूटते और बिखरती तुर्की के साम्राज्य पर
कौन कितना हिस्सा पाले, इस बात को लेकर के यहाँ पर संघर्ष चल रहा था। ये पूर्वी समस्या थी। इसके अंतर्गत इस समय क्रीमिया युद्ध छिड़ गया था। दुर्बल तुर्की में निवासित ईसाई प्रजा स्वतंत्रता की चाह रखती थी। रूस के द्वारा ग्रीस के ईसाइयों को मदद दी जा रही थी। रूस का हस्तक्षेप तुर्की के मामले में लगातार हो रहा था। ब्रिटेन रूस को प्रतिबंधित करना चाहता था, जैसे हमने पूर्व में भी चर्चा की, तथा तुर्की की सुरक्षा हेतु इच्छुक था। फ्रांस का शासक नेपोलियन तृतीय अपने गौरव में वृद्धि हेतु यहाँ पर युद्ध कर सफलता प्राप्त करना चाहता था। जार निकोलस महत्वाकांक्षी था। इसी प्रकार नेपोलियन तृतीय की भी महत्वाकांक्षा थी। कुछ कैथोलिक चर्च के संरक्षण का मामला उठा। आप देखेंगे तो एक व्यर्थ का प्रकरण था, जिसको लेकर इतना बड़ा युद्ध यहाँ पर खड़ा हुआ था। कुछ कैथोलिक चर्चों के संरक्षण का मामला था। पहले इन चर्चों पर, इन क्षेत्रों पर रूस को संरक्षण तो दिया गया था, किंतु लंबे समय तक उसका उपयोग नहीं करने के कारण फ्रांस ने इन चर्चों पर का संरक्षण प्राप्त कर लिया था। 1853 में रूस ने पुनः जो पुराने उसके अधिकार थे उसकी मांग शुरू कर दी। तुर्की से की मांग की। जार, जो रूस का राजा या सम्राट था, ने अपना प्रतिनिधि मेंसिको को बनाकर तुर्की भेजा, किंतु तुर्की ने इस तरह की मांग को अस्वीकार कर लिया। ईसाई प्रजा जो वहाँ पर थी, उसके संरक्षक होने का अधिकार रूस के द्वारा मांगा जा रहा था। रूस के जार के द्वारा तुर्की को पत्र भी लिखा गया, किंतु इस पर तुर्की के शासक ने ध्यान नहीं दिया। रूस ने मजबूर होकर धमकी दी और मालदेविया और वालेसिया पर आक्रमण कर उस पर अपना अधिकार कर लिया। फ्रांस और इंग्लैंड ने अपनी सेना बेसिका की खाड़ी की ओर भेज दिया। इस तरह तनावपूर्ण परिस्थितियां इस क्षेत्र में उत्पन्न हो गईं। वियना में सम्मेलन बुलाया गया। ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और रूस इसमें सम्मिलित हुए। एक प्रपत्र तैयार किया गया जिसमें रूस को ईसाई क्षेत्रों का संरक्षण देने की बात कही गई, परंतु तुर्की ने इसमें परिवर्तन कर दिया। अब जो परिवर्तन हुआ उसके बाद अब इस प्रपत्र का आशय यह हो गया कि तुर्की की ओर से रूस ईसाइयों का संरक्षक होगा, ईसाई प्रजा का, किंतु रूस ने इसे अस्वीकार कर दिया। शब्दों का हेरफेर था बस, कोई बड़ा मामला नहीं था। ऑस्ट्रिया और प्रसा ने रूस का पक्ष लिया, जबकि फ्रांस और ब्रिटेन ने तुर्की का समर्थन कर दिया। 2 जुलाई 1853 को रूस ने इंग्लैंड और फ्रांस की सेना को खाड़ी से हटाने के लिए कहा। रूस ने कहा कि वो अपनी सेना बेसिका की खाड़ी से हटा ले, तब रूस तुर्की से हट जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं थी, किंतु पामस्टन ने इसे स्वीकार नहीं किया। 5 अक्टूबर 1853 को तुर्की ने अल्टीमेटम दिया रूस को। एक कमज़ोर देश एक बड़े देश को चुनौती दे रहा है, क्योंकि उनको फ्रांस और इंग्लैंड के समर्थन की पूरी आशा उम्मीद थी। 15 दिन में रूस तुर्की से हट जाए, मोल्देविया और वालेसिया से हट जाए, और अगर नहीं हटता है तो फिर युद्ध शुरू हो जाएगा। ये तुर्की ने धमकी दी रूस को। ऐसी स्थिति में 23 अक्टूबर 1853 को तुर्की के द्वारा युद्ध की घोषणा कर दी गई। एबरडन, जो इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, उसने ढुलमुल नीति अख्तियार की। 4 जनवरी 1854 को फ्रांस के उकसावे पर ब्रिटेन और फ्रांस की सेना ने काला सागर में प्रवेश कर लिया। पुनः रूस को हटने के लिए कहा गया, किंतु रूस के ऐसा न करने पर युद्ध की घोषणा कर दी गई। इस तरह आप देख सकते हैं कि परिस्थितियां ऐसी थीं कि रूस हटना चाहता था, लेकिन वो कह रहा था कि बेसिका की खाड़ी से पहले फ्रांस और इंग्लैंड की सेना हट जाए। छोटी छोटी बातों पर तनाव की स्थितियां बढ़ती गईं। मालदेविया और वालेसिया पर आक्रमण कर दिया फ्रांस और इंग्लैंड ने और उनको जीत लिया। आल्मा के युद्ध क्षेत्र में भी सितंबर 1854 में मित्र राष्ट्रों की सेना विजयी हो गई। फ्रांस इंग्लैंड की सेना विजयी हुई। बालाक्लावा के रण क्षेत्र में भी मित्र राष्ट्र सफल हुए। रूस को पीछे हटना पड़ा। इंकरमैन का युद्ध हुआ, इसमें भी रूस को पराजय हाथ लगी, मित्र राष्ट्र सफल हुए। इस प्रकार लगातार मित्र राष्ट्रों की सेना विजयी होती रही। नवंबर में रूसी ठंड के कारण बड़ी संख्या में
सैनिक मरने लगे। मित्र राष्ट्रों की सेना में अव्यवस्था फैल गई। कपड़े, जूते और दवाइयों की कमी हो गई। एबरडन को त्याग पत्र देना पड़ा और पामस्टन प्रधानमंत्री बना। प्रधानमंत्री बनते ही उसने इस ओर ध्यान दिया। उसने देखा कि क्रीमिया के रण क्षेत्र में पहुंचने के लिए समुचित मार्ग नहीं था। सड़क और रेलवे लाइन की कमी थी। उसकी उसने पूर्ति की। ध्यान दिया कि उनकी सेना की व्यवस्था में कुछ कमी थी, उसको भी उसने दूर करने का प्रयास किया। सैनिक शिविरों तक युद्ध सामग्री पहुंचाई गई। इससे मित्र राष्ट्रों की स्थिति में सुधार हुआ। इस युद्ध में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने चिकित्सा की सुविधा की व्यवस्था की थी और नर्सिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई थी। इसके पश्चात के युद्धों में इस तरह की व्यवस्था की जाने लगी। 1855 में जार निकोलस की मृत्यु हो गई। जार अलेक्जेंडर जार बना, जो अपेक्षाकृत उदारवादी था। इसी समय 1855 में सेबस्टोपोल का किला मित्र राष्ट्रों ने जीत लिया। अंततः 1856 में पेरिस की संधि हुई। तुर्की को यूरोपीय राष्ट्र स्वीकार कर लिया गया और उसकी सुरक्षा का वचन यूरोपीय राज्यों के द्वारा दिया गया। तुर्की के सुल्तान के द्वारा भेदभाव रहित शासन करने का वचन दिया गया, यद्यपि उसका पालन उसने कभी नहीं किया, क्योंकि वह मुस्लिम शासक था और उसने कट्टरतापूर्वक भी आगे शासन वह करता रहा, किंतु वचन उसने दिया। काला सागर को तटस्थ माना गया, सभी देश के जहाज वहां जा सकते थे। कार्स का प्रदेश तुर्की को दे दिया गया और क्रीमिया का प्रदेश रूस को वापस कर दिया गया। डेन्यूब नदी का मार्ग सभी के लिए खोल दिया गया और मोल्देविया तथा वॉलेशिया, जिस पर रूस ने अधिकार किया था, तुर्की के अधीन स्वतंत्र क्षेत्र घोषित कर दिए गए। इस युद्ध से ब्रिटेन को अत्यधिक जन और धन की हानि हुई। रेड क्रॉस का गठन भी इसी समय से शुरू हुआ। चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी इस समय से शुरू हुई। नर्सिंग प्रणाली का महत्व लोगों ने समझा, क्योंकि बड़े पैमाने पर क्रीमिया का जो रण क्षेत्र था वो कीचड़ युक्त था और बहुत मच्छर और बहुत सारे जीव जंतु वहाँ पर थे, जिससे बहुत नुकसान और बीमारी सेना में फैली थी। तो इस तरह की परिस्थितियों में लड़ने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए, उस पर ब्रिटेन की सेना ने ध्यान दिया और बाद में विश्व में भी इस तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां हुई, चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध की जाने लगी। तो इस तरह से ये व्यर्थ का युद्ध था। देखने से कारण में भी हमने स्पष्ट किया था कि कोई बहुत बड़ा कारण नहीं था, कुछ चर्चों के संरक्षण का मामला था। अब इसके चलते हजारों की संख्या में सैनिक मारे गए, करोड़ों रुपए व्यय हुए। इस तरह से ये अनावश्यक युद्ध माना जाता है, किंतु रूस को रोकने में ब्रिटेन और तुर्की की सुरक्षा के लिए ब्रिटेन अंततः सफल हुआ। ये क्रीमिया का युद्ध कहलाता है। इस समय दृढ़तापूर्वक नीति पामस्टन के द्वारा अपनाई गई थी। दूसरा था द्वितीय चीन युद्ध। चीन का एरो नामक एक व्यापारी जहाज था। उसका स्वामी और उसके नाविक चीनी थे, पर उसका कप्तान एक अंग्रेज था। उसे व्यापार करने हेतु 1 वर्ष का संरक्षण इंग्लैंड से प्राप्त था। इस अवधि के समाप्त होने पर चीनी सरकार ने उसे डाका डालने के अपराध में पकड़ लिया। उस जहाज में जिस समय उसको पकड़ा, उस पर अंग्रेजी झंडा लगा हुआ था। यद्यपि यह नियम के विरुद्ध था, क्योंकि संरक्षण की अवधि 1 वर्ष समाप्त हो चुकी थी। पर चीन द्वारा पकड़े जाने पर प्रधानमंत्री पामस्टन ने इसे अपने देश का अपमान समझा, क्योंकि उस पर अंग्रेजी झंडा लगा हुआ था। चीन से नाविकों को मुक्त करने और क्षमा मांगने हेतु कहा गया। चीनी सरकार ने नाविकों को तो मुक्त कर दिया, पर क्षमा न मांगी, क्षमा मांगने से इनकार कर दिया। इस पर प्रधानमंत्री पामस्टन नाराज हुआ। उसने नानकिन की संधि के अनुसार कैंटन में अंग्रेजों के स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने की मांग की। चीन द्वारा मना किए जाने पर अंग्रेजी और फ्रांसीसी बेड़ों ने कैंटन पर बम बरसाना शुरू कर दिया, आक्रमण कर दिया। चीन ने प्रतिक्रिया स्वरूप कैंटन के अंग्रेज निवासियों की हत्या करनी शुरू कर दी और उनके कारखानों को जला दिया, लेकिन चीन अधिक सफल नहीं हो पाया। अंग्रेजों ने कैंटन पर अपना अधिकार कर लिया एवं राजधानी पैकिंग पर आक्रमण करने की योजना बनाई। इससे चीनी आतंकित हुए और अपनी पराजय उन्होंने स्वीकार कर ली।
1858 में दोनों के बीच टिंटिस की संधि हुई। इस संधि के अनुसार एक अंग्रेज राजदूत राजधानी पेकिंग में रहने लगा। इस प्रकार से यहाँ भी पामस्टन की नीति अंततः सफल हुई। भारत के विद्रोह का दमन उसके द्वारा किया गया। आप सभी को ज्ञात है 1857 में भारत में जब विद्रोह हुआ, या इसको हम राज्य क्रांति मानते हैं, पामस्टन क्रीमिया के युद्ध से पूर्ण रूपेण मुक्त भी नहीं हो पाया था कि भारत में गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। 1857 की क्रांति इसी समय घटित हुई, पर प्रधानमंत्री ने पामस्टन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पूर्ण शांति और साहस के साथ भारत की स्थितियों का सामना किया तथा यहाँ के विद्रोह का दमन किया गया। हम सभी भारतीय हैं, हम सभी को पर्याप्त रूप से यहाँ की स्थितियों का ज्ञान है कि किस प्रकार से यहाँ विद्रोह का दमन किया गया था और कौन कौन भारतीय नेता थे जिन्होंने इसमें हिस्सेदारी की थी। इससे हम भली भांति परिचित हैं। तो भारत में जो विद्रोह हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पामस्टन था और उसने यहाँ दमन नीति का अनुसरण किया। जैसे कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि वह प्रजातंत्र का समर्थक माना जाता है, किंतु यहाँ पर उसने प्रजातंत्र का दमन किया था। भारतीय जनता जो मांग कर रही थी उसका उसने दमन कर दिया और 1857 की क्रांति का दमन किया गया। यद्यपि इसके बाद बड़ा परिवर्तन हुआ था। ब्रिटिश क्राउन ने शासन सत्ता कंपनी के हाथ से लेकर अपने हाथ में ले लिया था। इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक आप सभी को ज्ञान है। तो ये प्रथम भाग में हम यहीं तक चर्चा करेंगे। इसके बाद पामस्टन की विदेश नीति के दूसरे भाग में उसकी विदेश नीति पर चर्चा करेंगे।